साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की क्लास में। अगर आपके पास कॉपी है और एक पेन या पेंसिल अवेलेबल है तो कॉपी के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर लिख लीजिए बेल, उसके बाद कॉमा लगाइए, बेल बॉन्ड, फिर कॉमा कीजिए एंड श्योरिटी बॉन्ड। साथियों ये तीनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं कानून के पर्सपेक्टिव में। अगर हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड और उससे संबंधित कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। साथियों जब भी अक्यूज्ड को कोर्ट से बेल मिलती है तो बेल एप्लीकेशन में वो एक शर्त जरूर लिखता है या एक अवरमेंट जरूर लिखता है कि माननीय न्यायालय द्वारा अध्यारोपित प्रत्येक शर्त की पालना करने को तैयार हूँ, साथ ही आदेशित जमानत मुचल के पेश करने को तैयार हूँ। तो कंडीशन से अभिप्राय किया है कि अक्यूज्ड पर यह भार है कि जब भी उसे बेल मिल जाएगी तो वह कंसर्न कोर्ट में एक पर्सनल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं मुचल का, और एक होता है श्योरिटी बॉन्ड जिसको हम कहते हैं जमानती बंद पत्र, वो जो है निष्पादित करेगा। अगर ऐसा निष्पादन नहीं होता है तो भले ही बेल हो गई है तब भी उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो कुल मिला के कोर्ट सिक्योरिटी चाहता है खुद की भी और सिक्योरिटी चाहता है अक्यूज की भी। अगर दोनों ही चीज़ बैलेंस नहीं होती है तो वहाँ पर आपको अनुतोष मिलने के बावजूद भी उसका आप टेस्ट, उसका आप जो फल है उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्लियर है साथियों? अधिकांशतः आप सबकी एक क्वेरी रहती है कि अगर हम कोर्ट नहीं जाते हैं उसके बाद में तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी बेल कैंसिल हो जाए और हमको दोबारा जो है बेल के लिए अप्लाई करना पड़े। ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि जब भी आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो कोर्ट आपकी बेल कैंसिल करता है, ऐसा आपका मानना है, जबकि वो कैंसिलेशन नहीं है, वो है बेल को फॉरफिट करना, बेल को जब्त करना। दोनों बातों में अंतर है, वो क्या है और उसको लेके कानूनी बिंदु क्या है, ये आपको मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले साथियों आप एक जजमेंट जो है नोट करें। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन के तहत जो है इसे पारित किया गया है। कृष्णा शर्मा बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ये जजमेंट का नाम है। ये जजमेंट जो है पारित हुआ है 24 जनवरी 2024 को। साथियों यहाँ पर जो ऑर्डर था जिसके तहत जो अक्यूज को बेल मिली थी उसे कैंसिल कर दिया गया और इस ऑर्डर को जो है उसने चैलेंज किया। साथियों उसका कहना यह था कि अपीलेंट जो है वो कोर्ट को अटेंड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो तारीख थी उस दिन ट्रैफिक जाम था और वीआईपी मूवमेंट जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में था। उनका ये भी कहना है कि उनके एडवोकेट भी जो है प्रेजेंट नहीं रह पाए क्योंकि उन्होंने वकालतनामा जो है एक दिन पहले या कुछ दिन पहले जो है विड्रॉ कर लिया था। ये कॉन्टेंशन है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसलिए अपन ने दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर जो है यहाँ पर फैक्ट्स को रखा है। साथियों जिसका अपोज जो है स्टेट ने किया, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि वी फाइंड दैट, हमें ऐसा लगता है मियरली बिकॉज द अपीलेंट मीन्स जो अक्यूज्ड है वो अपीयर नहीं हुआ, इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू कैंसिल द बेल। द पैरामीटर फॉर ग्रांट ऑफ बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल आर टोटली डिफरेंट। द बेल ऑलरेडी ग्रांटेड may be cancelled if it is found that the person who has been granted the benefit of bail has violated any of the conditions or misused the liberty by influencing the witnesses or tampering with the evidences। तो वहीं पर जो है बेल निरस्त होगी। साथियों आपको एक बात जो है मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सीआरपीसी में पहले सेक्शन था 437 सब क्लॉज 4 जिसके तहत कंडीशंस थी कि आप जो है इंडिया अगर छोड़ते हैं तो कोर्ट कंडीशन लगा सकता है कि आप इंडिया नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात है कि आप गवाहों को टेम्पर करते हैं तो कोर्ट जो है कंडीशन लगा सकता है कि आप टेम्पर नहीं करेंगे। तीसरा इशू है कॉपरेशन का कि अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं प्रोसीडिंग में तो आप कॉपरेट करेंगे। और चौथी बात नियमित रूप से कोर्ट को आप अटेंड करते रहेंगे। अब ये रिप्लेस हो गया है सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका सब क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहली बात कि आपको कोर्ट जो है अटेंड करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर द BNSS की अगर कंडीशंस उसमें लगी हुई हैं तो आपको हर तारीख पेशी पे कोर्ट को अटेंड करना है। अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर एग्जाम्पशन के प्रोविज़न है, पर एग्जाम्पशन के लिए कोर्ट में आपके वकील को आना पड़ेगा।
कई बार ऐसा होता है कि हम वकील को फ़ोन से इन्फॉर्म कर देते हैं बट वकील के पास वकालतनामा नहीं है, या वकील का जूनियर है उसका वकालतनामे में नाम नहीं है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप पर्सनली अपीयर नहीं हो रहे हैं और आपका वकील जो है आपके बिहाफ पे अपीयर हो रहा है तो ही शुड बी प्रॉपरली हैविंग अ वकालतनामा। अगर वो वकालतनामा उसका प्रॉपर नहीं है या वकालतनामा खंडित हो चुका है या वकालतनामा में उसके हस्ताक्षर नहीं है, नाम तक नहीं है, तो ऐसा वकालतनामा जो है प्रॉपर वकालतनामा नहीं कहलाएगा। तो वहाँ पर खतरा रहता है बेल जंप या बेल ख़त्म होने का। पर आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि तब भी बेल जो है वो कैंसिल नहीं होगी, बेल बॉन्ड जो है वो फॉरफिट होंगे। अगर ऐसा होता है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है यद्यपि ऐसे मामलों में अरेस्ट वारंट निकालता है, बट आप नेक्स्ट जाकर जो है सरेंडर हो जाएं और अपना बेल जो है पेश कर दें, ईजिली जो है आपका बेल हो जाएगा। बट एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप हैबिचुअल ऐसा कर रहे हैं, मतलब बेल जो है काफ़ी बार जंप हो चुकी है, तो कुछ दिन के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। बट अगर ये गलती पहली या दूसरी बार है तो वहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट सरेंडर कर दें, आपकी बेल जो है ईजिली कोर्ट से हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सच पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस जिसका वो सस्पेक्टेड है और जिसके संबंध में उसको बेल जो है प्राप्त हुई है। तो ये भी कंडीशन जो है कोर्ट आजकल इम्पोज कर रहा है कि आप ऑफेंसेस को जो है रिपीट नहीं करेंगे। साथियों, इसके अनुपात में यदि आप स्पेशल एक्ट्स को देखते हैं वहाँ तो ये स्थितियाँ हैं कि कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा आपको कि अगर बेल हो गई है तो दोबारा ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे। तो वही कंडीशन जो है यहाँ लगा दी गई है क्लॉज नंबर बी के अंदर। और तीसरी बात है कि गवाहों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना तो इंड्यूस करेंगे, ना ही थ्रेट करेंगे और ना ही प्रॉमिस करेंगे टू ऑफर एनीथिंग उस व्यक्ति को जो उस केस के फैक्ट से एक्वेंट है, ताकि वो आपकी कोई हेल्प ना कर सके। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे वो विटनेस जो है वो अफेक्ट हो और जो रियल फैक्ट से कोर्ट को डिस्क्लोज करने से चूक जाए। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी बेल जो है वो निरस्त कोर्ट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोर्ट ऐसे भी कंडीशंस को इम्पोज कर सकता है जो कि न्यायिक में आवश्यक है। तो कुल मिला के हमने एक बात को समझा कि अगर आप पर्सनली अटेंड नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर बेल कैंसिल नहीं होगी, बेल वहाँ पर फॉरफिट होगी। अगर कोर्ट को बेल कैंसिल करनी है तो प्राइम कंडीशंस क्या है कि जो कंडीशंस बेल बॉन्ड की है उसको आपने वॉयलेट किया है या लिबर्टी का आपने जो है मिसयूज़ किया है। मियर नॉन प्रेजेंस डज नॉट अमाउंट टू मिसयूज ऑफ लिबर्टी, अगर जेन्युइन कॉज आप शो कर रहे हैं। तो साथियों, कुल मिला के उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस बारे में आपको जो है क्लियर किया कि कैंसिलेशन ऑफ बेल वर्सेस फॉरफिटिंग ऑफ बेल। बेल कैंसिल कब होगी? जब ये पैरामीटर्स होंगे कि आपने इन्फ्लुएंस किया या टेम्पर किया है या आपने जो कंडीशंस बेल बॉन्ड की थी उसको वॉयलेट किया है। अगर साथियों मियर नॉन प्रेजेंस है तो उस कंडीशन में मिसयूज ऑफ लिबर्टी जो है वो नहीं माना जा सकता और किसी भी रूप में बेल बॉन्ड जो है उसको निरस्त करते समय कोर्ट जो है बेल कैंसिल नहीं कर सकता। साथियों, इस केस में कोर्ट ने जो है अपील को अलाउ करते हुए अक्यूज को जो है रेगुलर बेल पर रिहा करने के आदेश दिए। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें 4 बात जो है सिखाता है। सबसे पहली बात, कैंसिलेशन ऑफ बेल और फॉरफिटिंग ऑफ बेल में बहुत भारी अंतर है। नंबर 2, कैंसिलेशन ऑफ बेल तभी होगा जब जो कंडीशंस बेल बॉन्ड की है वो आप वॉयलेट करेंगे। नंबर 3, बेल आपकी तभी निरस्त होगी जब आप अपनी लिबर्टी का मिसयूज़ करेंगे। अगर आप कोर्ट में अनुपस्थित हैं और आपका वकील जो है उपस्थित है तो आपकी बेल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, वहाँ पर बेल फॉरफिट नहीं होगी। पर अगर वकील भी उपस्थित नहीं है, आप भी उपस्थित नहीं है और कोर्ट जो है सिटिंग को होल्ड कर रहा है, जज भी छुट्टी पर नहीं है, तो उस सिनेरियो में आपकी बेल बॉन्ड फॉरफिट होंगे। ऐसा करने पर आप नेक्स्ट सरेंडर हो जाएं और अपने नियमित बेल जो है वो कोर्ट से प्राप्त कर लें। तो चीज़ छोटी सी है, जितना गड़बड़ करेंगे घबराएंगे उतना जो है आपका नुकसान जो है वहाँ पर हो जाएगा। पर एक बात जो है ध्यान रखिएगा, जब भी कोर्ट जो है बेल बॉन्ड फॉरफिट करता है तो जो जमानती है उसके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई को इनिशिएट करता है, उसको भी आप ही ड्रॉप कर सकते हैं, जमानती को आने की जरूरत नहीं होती है। और सिंपल कोर्ट जो है फाइन करता है, कई बार 200 रुपये, कई बार 500, कई बार 1000 रुपये, कई बार 2000 रुपये। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे, जज पे और उसके डिस्क्रिप्शन पे। तो साथियों, चीज़ें आसान हैं पर आसान उसको बनाना पड़ता है और समझाना पड़ता है, जो मैंने आपको भी कन्वे किया, ताकि आपके राइट्स कानून में क्या है ये आपको मालूम हो। और ये वीडियो उपयोगी है उन समस्त आरोपियों के लिए, भले वो आईपीसी में आरोपी हो, चाहे वो एंटी करप्शन में हो, चाहे वो पीएमएलए में हो या किसी अदर स्पेसिफिक ऑफेंसेस में हो। क्लियर है? क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कानून के वो हर जगह जो है काम करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी और इसने हमें इनलाइटन किया होगा। साथियों, मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।